हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारे पास नाइन्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। अब ये जो नाइन्थ शेड्यूल है इसको हमने ऐड किया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, जिसमें हमने कुछ लिस्ट मेंशन कर दी लॉज की, जिनको बोला गया कि ये जुडिशियल रिव्यू से हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये लॉ जो है इनको चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में। अब ये जो नाइन्थ शेड्यूल जो ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 31B के थ्रू किया गया था। अब फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 31A और 31B जो है वो इंसर्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 31B के में हमने कुछ बात करी लॉज की। अब उसको लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल ऐड कर दिया जिसको बोला गया 9 शेड्यूल। तो ओरिजिनली हमारे पास कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। फिर 1951 में हमारे पास कितने शेड्यूल्स हो गए? हमारे पास 9 शेड्यूल्स हो गए, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, 9 शेड्यूल जो है हमने पहले बात करी है क्या कंटेन करता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जिनको हम चैलेंज नहीं किया जा सकता इन कोर्ट में, दैट मींस कोर्ट ऑफ लॉ में, राइट। तो यहाँ पे अब ये जो है करंटली यहाँ पे 284 सच लॉज है जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है और शील्ड किया गया है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू से। अब जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी जिसके थ्रू हमने 9 शेड्यूल इंसर्ट किया था, उस टाइम पे 13 लॉज थे 9 शेड्यूल के अंदर। अब बाद में सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुई, इन 1955 में हुई, 64 में हुई, 71 में हुई, 74, 75, 76, 84, 90, 94, 99। अब इन फर्दर अमेंडमेंट्स के थ्रू ये जो ओरिजिनली हमारे पास जो नंबर था लॉज का इन द 9 शेड्यूल, वो था 13। अब 13 से इंक्रीज करके वो कितना कर दिया गया? 284। तो प्रेजेंटली वी हैव 284 लॉज है जिनको जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है और शील्ड किया गया है फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू से, राइट। तो ये देखो, जब मैंने पहले बात करी कि 9th शेड्यूल जो है वो इंसर्ट किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब यहाँ से याद रखना 31A एंड 31B जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फर्स्ट 1951 में। अब 31B के थ्रू जो है 9 शेड्यूल जो है, उसकी वजह से 9 शेड्यूल भी ऐड करना पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो, इसको जो ऐड करने के पीछे जो मेन रीजन क्या था गवर्नमेंट का, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था जब हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, फोर्स हुआ। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स हुआ, उसके एक साल के अंदर ही बहुत सी पिटीशन जो है यहाँ पे फाइल होना स्टार्ट होगी। बहुत सी पिटीशन जो है जुडिशरी में यहाँ पे क्या हुआ, फाइल हुई। वो पिटीशन जो थी, वो केसेस जो थे, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब देखो, 1950 से पहले जो मोस्ट ऑफ द लैंड जो है कौन पोजेस करता था, लैंड होल्डिंग जो थी वो या तो जमींदार के पास थी या जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स थे उनके पास थी, राइट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हमें क्या करना है, थोड़ी सी लैंड इनसे लेके किसको देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, छोटे छोटे लोगों को, जो टीनेंट्स है, पीजेंट्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पे सीलिंग लिमिट लैंड एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था। दैट मीन्स कि जब आर्टिकल 31 करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने केस पिटीशन फाइल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, पार्लियामेंट ने यहाँ पे अमेंडमेंट करी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू 31A 31B और 9 शेड्यूल जो है इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे देखो, जब ये पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया, सॉरी पार्लियामेंट में जब प्रपोज किया गया 9 शेड्यूल के रिगार्डिंग, और ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रेजेंट किया, प्रपोज किया। तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की क्या वर्डिंग थी पार्लियामेंट में? देन ही सेड कि if there is agrarian trouble and insecurity of land tenure, nobody knows what is to happen. Therefore, this long argument and this repeated appeals in courts are dangerous to the state. अब ये डेंजरस है स्टेट के लिए, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
फूड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो एक जमींदार है, चाहे वो एक टेनेंट है, और चाहे वो कोई इंटरमीडियरी है। तो ये किसके वर्ड थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वर्ड थे, राइट, जब उन्होंने प्रपोज किया था। अब देखो ये जो आर्टिकल 31B है, इसका क्या बोला गया कि इसका ये जो होगा, इसका रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा। रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्यों होगा? बोला कि अगर कोई लॉ जो इंसर्ट किया जाएगा 9th शेड्यूल में, और उसको पहले ही, मतलब ये लॉ जब इंसर्ट किया गया 9th शेड्यूल में, उससे पहले ही उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस लॉ को अब क्या कंसीडर किया जाएगा? इन दी शेड्यूल सिंस देयर कमेंसमेंट एंड दस वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगर उस लॉ को यहाँ पे हम इस शेड्यूल में इंसर्ट कर देते हैं। देखो अगर मैं आर्टिकल 13 की बात करूं, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा। अब जुडिशियल रिव्यू मैंने क्या बोला कि इज अ दी डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, जहां पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन पे क्या होगा, इज सब्जेक्ट टू इनवैलिडेशन बाय द जुडिशरी, जिसपे जुडिशरी जो है, दैट मीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शन को क्या कर देती है? इनवैलिडेट डिक्लेयर कर देती है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात करूं इन दी इंडियन कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखो द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द, सबसे पहली बात, फ्रॉम द कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है अंडर आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 13 आपके पास क्या बोलता है कि यहाँ पे कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, और वो अगर लॉ जो है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके अगेंस्ट है, तो वो लॉ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो नॉर्मल जो आपको वर्डिंग मिलेगी लक्ष्मीकांत में, बट अगर इसको डिटेल में बताऊं तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आर्टिकल 13 यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन पुट कर देता है। अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट यहाँ पे कोई लॉ नहीं बना सकती जो किसके अगेंस्ट हो? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आती है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। कौन सी डॉक्ट्राइन आती है आर्टिकल 13 के अंदर? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब यहाँ पे बोला गया कि अब जुडिशरी ने क्या बोला? जुडिशरी ने बोला कि पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बोला कि जो अगर पार्लियामेंट यहाँ पे कोई भी लॉ बनाती है और अगर वो पार्ट 3 के अगेंस्ट है, तो हम क्या करेंगे? पहले उस लॉ के उस प्रोविजन को चेक करेंगे जो उस पार्ट 3 के अगेंस्ट होगा, दैट मीन वो पार्ट 3 के किसी राइट को वायलेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो पार्ट जो प्रोविजन है लॉ का, जिसकी वजह से पार्ट 3 जो है वायलेट हो रहा है, क्या उस प्रोविजन को हम इस एक्ट से, इस लॉ से डिलीट कर सकते हैं? और उसके डिलीट करने के बाद ये लॉ जो है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर एग्जिस्ट करेगा तो पूरे लॉ को हमें नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? उस पूरे के लॉ को क्या कर दिया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जुडिशरी क्या कर रही है? जो लेजिस्लेचर ने अपना फंक्शन किया, लॉ बनाया, उस लॉ को चेक कर रही है, उसकी वैलिडिटी को, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, राइट? तो वो जुडिशियल रिव्यू कर रही है। अब यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल 31B ने बोला कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे जुडिशरी क्या करेगी? उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर देगी, तो हम उस लॉ को क्या करेंगे? नई शेड्यूल में डाल देंगे। फिर वो प्रोटेक्शन जो है, दैट मीन उसको जो है फिर जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती उसको, फिर वो जो है वो लॉ जो है वैलिड हो जाएगा, राइट? तो ये बात करी गई यहाँ पे, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं 9 शेड्यूल केस 2007। अब देखो यहाँ पे केस हुआ था 9th शेड्यूल केस, जिसको बोला गया। अब ये जो 9th शेड्यूल केस था, ठीक है? अब ये 9th शेड्यूल केस जो था, इसको बोला गया कोयलो केस, पॉपुलरली नोन एज 9th शेड्यूल केस। 9 जजेस बेंच ने इसको हेड किया था।
बाय देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बाई के सब्रवाल। अब इन्होंने इस केस में क्या वर्डिक्ट दी, ये वर्डिक्ट जो आई थी जनवरी 11 2007 को आई थी, और वहां पे इस 9th शेड्यूल केस 2007 के थ्रू यहाँ पे जुडिशरी ने अब अपहोल्ड कर दी अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एनी लॉ। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब क्या बोल दिया कि अब अगर कोई भी लॉ, ऑल लॉज की बात कर दी, बोला अब चाहे वो लॉ 9th शेड्यूल का ही पार्ट क्यों नहीं है, बोला अब वो लॉ भी ओपन होगा जुडिशियल रिव्यू के लिए अगर वो क्या कर रहे होंगे, वायलेट कर रहे होंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। तो ये बात इन्होंने कर दी इसमें कि बोला अगर अब सारे ही लॉ, चाहे वो 9 शेड्यूल का पार्ट है चाहे नहीं है, सारे लॉ जो होंगे वो ओपन होंगे टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सीधी इन्होंने बोल दी। तो यहाँ पे सीधी बात इन्होंने बोली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाई के सब्रवाल ने, इफ लॉज पुट इन द 9th शेड्यूल एब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स कि जो 9 शेड्यूल का जो लॉ है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे, रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब अगर उस लॉ से क्या हो रहा होगा, आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो वायलेट हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उस लॉ को इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे वो 9 शेड्यूल का ही पार्ट क्यों ना हो। तो ये 9 शेड्यूल केस 2007 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इस जजमेंट में एक बात और याद रखना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू क्या बोल दिया कि जो भी लॉज प्लेस्ड है अंडर द 9 शेड्यूल आफ्टर कौन से डेट के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद, वो सारे ओपन हैं टू चैलेंज इन कोर्ट अगर वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14, 19, 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने सीधी सी बात कर दी कि जो भी लॉ प्लेस्ड किए गए इन दी 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, वो सारे के सारे को क्या किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वो क्या करेंगे, वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो ये याद रखना कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 19, 20, 21, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 है क्या, मतलब क्या बात करता था। अब देखो आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो आपको गारंटी करता था, गारंटी करता था राइट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है, दैट मींस प्रॉपर्टी का राइट जो है ये हमें प्रोवाइड करता था, बट आल्सो द राइट टू एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन अदर देन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे क्या बोलता था, देखो इसको बात को समझो कि आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्या बात करता था कि कोई भी पर्सन, यहाँ पे नो पर्सन की बात कर दी, दैट मीन्स यहाँ पे फॉरेनर और सिटीजन दोनों की बात की जा रही है, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि मतलब किसी भी पर्सन को यहाँ पे डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से जब तक जो है लॉ नहीं बोलेगा। दैट मीन्स जो अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो लॉ के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया गया, उस लॉ के प्रोसीजर के थ्रू ही डिप्रीव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और यहीं पे 31 क्लॉज 2 में मेंशन किया गया था कि अगर यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कोई लेगा, कन्फिस्केट करेगा, तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन जो है क्या करना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करने पड़ेगी इफ द पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन फॉर पब्लिक पर्पसेस। अगर स्टेट जो है वहां से आपकी प्रॉपर्टी ले रही है फॉर पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये भी बोला गया था कि ये जो कंपनसेशन जो होगा उतना इक्विवेलेंट होना चाहिए जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, राइट। अब देखो इसके बाद आर्टिकल 31 में जो अमेंडमेंट्स हुई, पहली अमेंडमेंट हुई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसके थ्रू आर्टिकल 31 ने 31 भी ऐड किया। इसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1971, जिसके थ्रू हमने आर्टिकल 31 सी ऐड किया। फिर लास्ट अमेंडमेंट हुई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसके थ्रू हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 31 को ही डिलीट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, डिलीटेड कर दिया गया फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट 3 से हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, दैट मीन्स अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। और फिर इसको इंसर्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A के अंडर, ठीक है। और जो आर्टिकल 300A में हमने कौन सा प्रोविजन ऐड किया, जो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 बात करता था कि कोई भी पर्सन जो है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे सीधी बात करी गई, आर्टिकल 31 सब हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 हैज बीन शिफ्टेड टू आर्टिकल 300A एज रिप्लेसमेंट इंसर्शन। अब कौन से चैप्टर में, चैप्टर 4 कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब इसको ऐड किया गया आर्टिकल 300A में। अब प्रेजेंट में ये जो है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट, राइट, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेट डोमेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन है ये हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। अब ये क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन बोलती है कि ये सॉवरन, दैट मींस ये कंट्री की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। कंट्री मतलब स्टेट, सॉवरन मतलब स्टेट। तो यहाँ पे बोला गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन जो है ये अलाउ करती है स्टेट को कि वो क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है एनी प्राइवेट लैंड और उस लैंड को पब्लिक पर्पस के लिए जो है यूज कर सकती है। दैट मीन्स उस लैंड को, प्राइवेट लैंड को पब्लिक लैंड बना सकती है जो बेनिफिट करेगी पब्लिक को एट लार्ज, ठीक है। तो बोला गया है, बट जब यहाँ पे आप क्या करोगे, कैप्चर करोगे प्राइवेट लैंड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला गया कि ये जो डॉक्ट्राइन, इस कंपनसेशन का अमाउंट जो होगा वो नॉट लेस देन ऑफ मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू से कम नहीं होगा, ये बात करी, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 31A। अब देखो आर्टिकल 31A हमने पहले बात करी, 1951 में इंसर्ट किया गया। अब ये आर्टिकल 31A जो है वो किसकी बात करता था, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट। अब ये एस्टेट क्या होता है, एस्टेट मींस प्रॉपर्टी, मींस प्रॉपर्टी, लैंड जिस पे कुछ टैक्स पे किया जाता है और वीकेंड की हमारे जो लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करता है। तो यहाँ पे बोला गया ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन वेरियस क्लॉजेस डिक्लेयरिंग दैट सच लॉज शैल नॉट बी डीम्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट दे टेक अवे एनी ऑफ द राइट्स गिवन बाय आर्टिकल 14 और 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 31A में क्या बोलते हैं कि जहां पे अगर एक्विजिशन ऑफ स्टेट होगी बाय द गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे उसको लॉ को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहा है, आपके आर्टिकल 14 और 19 जो है उसको वायलेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिकल 31A जब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो वो किसकी बात कर रहा था, तो यहाँ पे 5 क्लॉज थे। इन्होंने पहले क्लॉज में बात करी कि एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट, दैट मींस कोई भी लैंड, और ऑफ एनी राइट देयरइन, और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट्स। बी में बात करी टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, या तो वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी की बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ईदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड बात ये कर दी। एंड थर्ड यहाँ पे बात करेंगे अमलगामेशन टू और मोर कॉर्पोरेशन ईदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब देखो एक होता है आपके पास अमलगामेशन, एक आपके पास होता है मर्जर। मर्जर में क्या होगा कि हमने कोई एक्स एंटिटी थी उसको बाई एंटिटी में मर्ज कर दिया। अमलगमेशन में क्या होगा, एक्स एंटिटी ने बाई एंटिटी के साथ मिलके एक नई एंटिटी जेड जो है वो फॉर्म कर दी, उसको बोला जाएगा अमलगमेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हीरो प्लस होंडा ने मिलके हीरो होंडा बना दिया, ठीक है, हीरो होंडा वो नई एंटिटी बन गई।
अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब जो एंटिटी था उसका नाम चेंज हुआ, बस इसको जो पटियाला को मर्ज कर दिया इसके अंडर, जो पहले की जो एंटिटी थी उसका नाम सेम रहा, बट यहाँ पे हीरो अलग थी, होंडा अलग थी, इन दोनों ने अमलगमेशन किया और एक नई एंटिटी बना दी जिसको बोल दिया गया हीरो होंडा, राइट। तो ये बात होती है। एंड डी में बात करिए, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ मैनेज, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एंड लास्ट यहाँ पे बात करिए, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स acquiring by virtue of any agreement, lease or license for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil, the premature termination or cancellation any such agreement, lease or license। तो ये इसमें 5 क्लॉज थे, बट यहाँ पे क्या बोला कि ये देखो यहाँ पे सीधी बात करी गई कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 31 ने क्या बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या बात करता था, हमने बोला कि कोई भी लॉ जो यहाँ पे अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट होगा, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अगेंस्ट होगा, तो वो लॉ जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसकी एक्सेप्शन में ये बात कर दी कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, दैट मीन्स उस केस में आप नहीं कर सकते उसको कि shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or 19। तो यहाँ पे सीधा बोल दिया गया कि जो भी आर्टिकल 13 में बात करी गई है फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 के आर्टिकल 13 में जो बात करी गई है, अगर उसके रिगार्डिंग अगर हम कोई भी लॉ बनाते हैं जो, और वो लॉ जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अगेंस्ट होगा, ठीक है, तो उसको आप नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 13। तो ये बात बोली गई। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, बोला गया कि अगर वो लॉ जो होगा मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयर टू अनलेस सच लॉ हैविंग बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज रिसीव्ड हिज एसेट, कि अगर वो लॉ जो है वो लेजिस्लेचर ने बनाया है और उसका प्रोविजन जो है आर्टिकल का वो अप्लाई नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक जो है उसको प्रेसिडेंट एसेंट ना दे दे, ठीक है। और बोला गया वो लॉ जो होगा, एनी लॉ मेक्स एनी प्रोविजन फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट, और जहां पे कोई भी लैंड कंप्राइज्ड हो, देयर इज हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन, ठीक है, तो इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द स्टेट टू एक्वायर एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड। तो यहाँ पे सीधा बात बोल दिया कि अगर कोई पर्सनल की, दैट मीन्स कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसको भी आप एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। लैंड एज विद इन दिस सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल टू हिम अंडर एनी लॉ और द टाइम बीइंग इन फोर्स और फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टैंडिंग देयर ऑन अपार्टमेंट देयर टू अनलेस द लॉ रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ सच लैंड बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर देता। यहाँ पे सीधी सी बात कर दी कि अगर किसी पर्सन की, लेट से मेरी कोई लैंड है, वो मैंने अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए रखी है, तो उसको भी यहाँ पे एक्वायर नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट हाँ, अगर वहां पे अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है या कुछ और बनाया है, तो उसको पब्लिक पर्पस के लिए यूज करना है, तो वहां पे एक्वायर किया जा सकता है, बट यू हैव टू पे कंपनसेट, तो वहां पे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा, ये बात बोली, राइट। अब देखो यहाँ पे केस हुआ था अंबिका मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी केस। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सीलिंग लिमिट जो है वो पुट कर दी गई थी लैंड होल्डिंग्स में अंडर द लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। अब सीलिंग लिमिट क्या था, यहाँ पे बोला गया कि कोई भी पर्सन, लेट से ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी पर्सन जो है 50 यूनिट से ज्यादा जो है वो लैंड जो है वो नहीं रख सकता, राइट। तो दैट मीन्स वो होगी सीलिंग लिमिट अपने नाम पे। तो यहाँ पे बोला कि अगर किसी के पास 50 यूनिट होगी तो उसको कन्फिस्केट 50 यूनिट से ज्यादा होगी तो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो सरकार उसको अपने पास रख लेगी। तो सेक्शन 3 क्लॉज 17 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट ओनली द मेल, और इन्होंने क्या बोला इसी एक्ट के अंदर, लैंड होल्डिंग एक्ट के अंदर, कि हम सिर्फ मेल को कंसीडर करेंगे एज द लैंड होल्डर एंड ऑनर, वेयर एज अनमैरिड फीमेल और वुमेन को और उसके हस्बैंड जो जिसकी डेथ हो चुकी है
उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा ऑनर ऑफ द लैंड। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या किया, अब लोगों के पास थी 200-200 यूनिट लैंड। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया कि आप सिर्फ 50 यूनिट लैंड ही अपने पास रख सकते हो। अब इन्होंने क्या किया कि अगर कोई फैमिली में जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 50 यूनिट अपने नाम रख ली उसने, और 50 यूनिट अपनी वाइफ के नाम कर दी, 50 यूनिट उसने अपने बेटे के नाम कर दी, 50 यूनिट उसने अपनी बेटी के नाम कर दी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि लैंड एक्विजिशन जो होगी वो मेल के नाम पे होगी, फीमेल के नाम पे नहीं होगी, राइट। तो इसकी वजह से भी ये जो केस था वो दैट मीन्स ये लैंड होल्डिंग एक्ट जो था ये भी क्या हुआ आपके पास, दैट मीन्स की लैंड होल्डिंग एक्ट जो है इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने क्या किया था, अपहेल्ड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 31 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या बात करी क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कि एक्विजिशन बाय द स्टेट और एनी स्टेट एनी राइट देयर इन एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट। तो इसको चैलेंज किया गया था, तो जिसको यहाँ पे क्या कर दिया गया फिर जो है हमने यहाँ पे 31 क्लॉज ए को सॉरी, तो यहाँ पे बोला गया था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अब लॉ क्या बना दिया कि कोई भी पर्सन जो है 50 यूनिट से ज्यादा नहीं रख सकता अपने पास, राइट। तो वो लॉ बन गया, राइट। तो उसके अंडर जो है उन्होंने दैट मींस की कोर्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 बी की। अब आर्टिकल 31 बी क्या बात करता है? आर्टिकल 31 बी सीधी सी बात करता है, स्टेट दैट द एक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द 9th शेड्यूल and are inconsistent with the provision laid down by the constitution or resist any decree or order will be left on the competent legislature to amend, revoke or to let it be in force। दैट मीन्स कि उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि जो भी 9 शेड्यूल में आर्टिकल्स होंगे, जो सॉरी लॉज होंगे, वो इनकंसिस्टेंट, अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है कि वो उस लॉ को अमेंड करे, उसको रिवोक करे, चाहे उसको फोर्स में रहने दे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात कर दी गई, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल वो डज नॉट अंडरमाइन एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 31 में। दैट मीन्स कि यहाँ पे 31 बी ने बोल दिया कि इट डिड नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजन ब्लैंडली अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि उन्होंने सीधी सी बात बोली कि आप ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बनाओगे जो दैट मीन्स की प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट आप वो तभी बनाओगे जो फेयर हो विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच आर कंसिस्टेंट शुड बी मेड वॉइड। दैट मीन्स कि जब आपको जरूरत है आपने तभी बनाना है, ऐसे नहीं कि आप हर कुछ ही बना दो। और बोला कि अगर आप यहाँ पे बनाते हो जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोल दिया जाएगा और उसको जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब आर्टिकल 31 बी ने क्या बोल दिया, ये आर्टिकल जो है स्टूड एज अ शील्ड फॉर द लॉज जो कंटेन्ड है इन द 9th शेड्यूल एज इट मेक सर्टेन दैट नो क्वेश्चन अराइजेस ऑन एनी लॉ कंटेन्ड इन दैट शेड्यूल। तो यहाँ पे आर्टिकल 31 बी क्या बोलता है कि जो भी लॉज है अंडर 9 शेड्यूल उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दैट मीन्स उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी। तो अब देखो यहाँ पे बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1981। तो और देखो केशवानंदा भारती केस हुआ था, जिसको अगर मैं बात करूं तो लैंडमार्क केस बोला जाता है इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में तो 24 अप्रैल 1973 को फेमस केस जजमेंट लेड डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो थी यहाँ पे दी गई थी बाय इन द केशवानंदा भारती केस में। तो अब उस रेफरेंस को लेते, उस जजमेंट की रेफरेंस को लेते हुए बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बोला गया, the case ruled out that any judgment made in the 9th schedule before the Keshwananda Bharati case will not be challenged in court by any amendments made after that bill। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जो केस रूल्ड आउट दैट एनी अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट की गई थी मेड इन द 9th शेड्यूल, किससे पहले, केशवानंदा भारती केस से पहले, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, बट एनी अमेंडमेंट जो होगी उसके बाद उसको आप चैलेंज कर सकते हो। सीधी सी बात है कि जो 9th शेड्यूल में
अमेंडमेंट की गई थी, दैट मीन्स कोई भी लॉ है जो केशव 1973 से पहले था, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। बट हाँ, बट केशवानंदा भारती केस के बाद अगर कोई अमेंडमेंट की जाती है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कि वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। ये बात यहाँ पे बमन राव केस में बोल दी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 31C। अब आर्टिकल 31C क्या बोलता है कि एनी लॉ मेड बाय द स्टेट that secures the right contained in part 4 of the constitution cannot be declared void or challenged on the grounds of article 14 or article 19 और article 31। अब इसमें आपको क्या बोलना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो इसको कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी लॉ यहाँ पे पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है फॉर किसके प्रोविजन के लिए, जो हम डीपीएसपी में बात करते हैं 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31। दैट मींस जो 39 क्लॉज बी और क्लॉज आर्टिकल 39 क्लॉज सी जो है, ये आपके पास एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 और 19। क्यों? क्योंकि बोला कि इनके लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो बोला उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि इससे जो है हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है वो वायलेट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे बात की जाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की 39 क्लॉज बी में। वहीं पे क्लॉज सी जो है वो बात करता है आपके पास प्रिजर्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की एंड मटेरियल रिसोर्सेज की, सॉरी एंड प्रोडक्शन की कहां से आपके पास वेल्थ जनरेट हो रही है एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो उसके लिए अगर कोई लॉ बनाता है तो वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 और 19 की। दैट मींस उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा आर्टिकल 14 और 19 जो है वो ब्रीच हुआ है, राइट। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 31A, 31B, 31C एंड 9 शेड्यूल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, राइट। सो थैंक यू।